Assalamu alaikum everyone. This is the class of software engineering section B I think. अगर आवाज़ क्लियरली आ रही है तो वेरीफाई कर दें काइंडली. Okay students, we are back. Let's start. Okay, so there are a couple of emails, बल्कि कुछ ज़्यादा ही emails मुझे रिसीव हुई हैं असाइनमेंट से रिलेटेड. मैंने असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं आपके, साथ ही साथ क्विज़ के मार्क्स भी अपडेट किए हैं. एंड एडिशनली आपकी इनरोलमेंट वगैरह के इश्यूज़ को भी मैंने थोड़ा सा जो है वो टैकल करने की कोशिश की है. सो इसकी पहले तो मेरे ख्याल से डिटेल सुन लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. एक्सक्यूज़ मी अ मिनट. राइट. सो ओके, ऑल राइट. सो ये है कि आपके CMS के इश्यूज़ से बात मैं स्टार्ट करता हूँ. आपके जो CMS है उसके ऊपर बहुत से स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, और सेम केस आपका LMS के ऊपर भी है, उसके ऊपर भी काफ़ी स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं. बट द इशू इज़ के LMS के ऊपर जो इनरोलमेंट हुई है वो सेल्फ इनरोलमेंट्स हुई हैं. वो इनरोलमेंट्स डिपार्टमेंट ने या टीचर ने नहीं की हैं. तो इस वजह से वहाँ पर कुछ एलियंस भी मौजूद हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि या तो आपके सेक्शन के नहीं हैं या आपके डिपार्टमेंट के नहीं हैं. तो उस चीज़ को हमने थोड़ा सा टैकल किया है. तो ज़रा इसकी थोड़ी सी सुन लें. वैसे तो मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं आपकी शीट के ऊपर ही, बट फिर भी थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी बता दूं. 5-10 मिनट लगेंगे हमें ये बात समझने में, सो दैट एवरीवन हैज़ right idea about what we have done and what we are about to do. So let me share the screen with you. We will discuss something on our Google Sheet. Yeah, so this is your section 2B. First of all, I have split it because हमारी जो शीट बनी हुई थी वो दोनों सेक्शंस की कंबाइंड बनी हुई थी. तो मैंने दोनों को अलग कर दिया है. नाउ देयर आर सेक्शन 2B के आप स्टूडेंट्स हैं तो आप 2B को जो है वो रेफ़र करेंगे ऑब्वियसली. नाउ सेक्शन B के अंदर जब मैंने CMS की शीट निकाली थी तो उसके अंदर जो स्टूडेंट्स मौजूद थे वो स्टूडेंट्स आपके सामने इस शीट के अंदर भी हैं. अच्छा, CMS इज़ लाइक द बेंचमार्क ऑफ एनरोलमेंट. अगर आप CMS पर नहीं हैं तो फिर आप कोर्स में नहीं हैं. बेशक आपने LMS पे ख़ुद इनरोलमेंट कर ली हो, बेशक आप असाइनमेंट जमा करवा रहे हों, व्हाटसोएवर. CMS इज़ दी कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड एडमिशंस हैंडल करता है. विच मीन्स के आपके जितने भी मैनेजरियल इश्यूज़ हैं वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या जो एडमिशन डिपार्टमेंट भी कहलाता है उसके अंदर हैंडल हो रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज अ टीचर आई डोंट नो इफ़ यू क्वालिफाई फॉर दिस शीट फॉर दिस कोर्स एज वेल और नॉट. मुझे नहीं पता आपकी ट्रांसक्रिप्ट में आपने कितने कोर्सेज़ पास किए हैं, क्या आपने प्री रिक्विजिट पास किए हैं नहीं किए, क्या आपने फ़ीस पूरी पिलाई है या नहीं पिलाई, क्या आप जो है इस डिपार्टमेंट के हैं या नहीं, क्या आप रिपीटर तो नहीं है, क्या आपने कोर्स फ्रीज़ तो नहीं करवाया था. ये सारे इश्यूज़ टीचर के काम नहीं है ऑब्वियसली. एडमिशन डिपार्टमेंट देख रहा होता है तो वो CMS के ऊपर हैंडल करके आपको रिक्रूट कर रहा होता है, किसी भी एनरोल कर रहा होता है किसी भी सेक्शन के अंदर. सो अब यहाँ पर अगर आप देखें, सो ये आपकी शीट है जिसके अंदर नंबर 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल वजाहत अली, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद नासिर एंड अक्सा जावेद, इकरा, मोहम्मद रफ़ीक, बिलाल, अब्दुल रब उसामा. विदाउट दीज रेड हाईलाइटेड पीपल, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन CMS. ये सब स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं CMS के ऊपर. सिर्फ उसमें से वो स्टूडेंट्स इनरोल्ड नहीं है जो कि रेड में शो हो रहे हैं आपको. और ये रेड बताने का मकसद भी यही है. बात पहले समझ लें अच्छी तरह, उसके बाद फिर कोई मैसेज या कोई कमेंट कीजिएगा. पहले आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसके बाद फिर आप या तो ईमेल करें या कोई मैसेज करके मुझसे बात पूछें. तो ये जो रेड में स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि CMS पर इनरोल्ड नहीं हैं, विच मीन्स के दे आर टेक्निकली नॉट इन माई कोर्स. ठीक है. सिमिलरली, लेकिन फिर भी मुझे इनका नाम पता है कि ये स्टूडेंट्स कौन है. कैसे पता है? क्योंकि इन्होंने असाइनमेंट जमा करवाई हैं या किसी ने क्विज़ेस अटैम्प्ट किए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो LMS पे एनरोल्ड हैं. तो व्हेन आई कंपेयर्ड बोथ द शीट CMS और LMS को जब मैंने कंपेयर किया तो LMS के ऊपर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कि CMS के ऊपर एनरोल्ड नहीं है, विच मीन्स दे आर नॉट टेक्निकली इन द कोर्स बट दे हैव एनरोल्ड देमसेल्व्स इनटू द कोर्स.
जिसमें ये रेड वाले स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। ऑल्दो मैंने इनकी असाइनमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट करके और ये सारी चीज़ें जो भी उन्होंने सबमिट करवाया है वो एक्सेप्ट करके मैंने उनके मार्क्स ऐड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी जमा नहीं करवाया लेकिन फिर भी वो LMS के ऊपर इनरोल्ड हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक नॉट अ वार्निंग, बट इट्स लाइक वार्निंग तो मैं आपको पहले ही फाइनल दे चुका हूँ सब स्टूडेंट्स को कि CMS पे एनरोल हो जाएं। बट ये जो रेड में स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, अगर वो इस क्लास में मौजूद हैं तो वो भी सुन लें, अगर नहीं तो आप उनको काइंडली कम्युनिकेट कर दें, वरना वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे कि ये जो रेड में स्टूडेंट्स हैं दीज विल बी रिमूव्ड बाय द एंड ऑफ दिस वीक फ्रॉम LMS के ऊपर से इनका नाम जो है वो निकाल दिया जाएगा। इनके मार्क्स मेरे पास रखे रहेंगे, बट ऑब्वियसली वो मार्क्स किसी काम के नहीं होंगे बिकॉज दे आर नॉट टेक्निकली इनरोल्ड इन द कोर्स। सो ये जो स्टूडेंट्स हैं, वाई एम आई वेटिंग फॉर दी एंड ऑफ द वीक, मैं उसी दिन यानी जब मैं ये काम कर रहा था 2-4 दिन पहले, तब मैं इनको रिमूव करना चाह रहा था कि बिकॉज दे आर नॉट इन CMS, आई शुड नॉट हैव देम इन LMS एज वेल। बट बिकॉज इस वीक के अंदर हमारे क्विज़ेज़ हैं, आज भी हमारी क्लास में एक क्विज़ है जो कि मैं अनाउंस करता हूँ कुछ देर में, और फिर डिस्क्रीट की जब हमारी क्लास होगी उसके अंदर भी हम एक क्विज़ करेंगे। तो बिकॉज इसमें क्विज़ेज़ हैं तो आई वॉज़ नॉट रेडी फॉर के मैं आपको इनको रिमूव कर दूं और फिर ऑन जस्ट टाइम बताऊं। अगर मैं चाहूं तो इनको रिमूव कर देता और आज हमारा क्विज़ हो जाता, बट मे बी कोई और इशू हो बिकॉज आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ व्हाट द इशूज़ हैव बीन हैपनिंग। सो इस वीक के क्विज़ेज़ हो जाएं, यानी कि थर्सडे तक जो हमारी क्लासेस हैं ये क्विज़ेज़ अटैम्प्ट हो जाएं। इसके बाद मैं इन लोगों को LMS से रिमूव कर दूंगा। CMS के ऊपर अगर आप होगे तो फिर आप LMS पे आ सकते हो, वरना नहीं। और जब आप LMS से ख़त्म हो जाओगे तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली ना फिर आप क्विज़ अटैम्प्ट कर सकोगे अगले कोई, और ना ही कोई असाइनमेंट जमा करवा सकोगे, एंड ना ही ऑब्वियसली आप कोई फाइनल एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट कर सकोगे। सो आई डोंट नो व्हाट द इश्यूज़ आर, आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू हेयर योर इश्यूज़ इन दैट रिगार्ड। तकरीबन 12 वीक्स हो चुके हैं और हर वीक तकरीबन मैंने आपको या हर दूसरे वीक आपको शीट्स खोल के दिखाई हैं, CMS खोल के दिखाया है, लेकिन फिर भी नेग्लिजेंस की वजह से बहुत सारे इनरोलमेंट्स नहीं हुई। सिमिलरली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो कि CMS के ऊपर थे, लेकिन वो LMS के ऊपर भी इनरोल नहीं थे, सेल्फ इनरोलमेंट उन्होंने नहीं की थी, तो वो मैंने खुद कर दी अपना टाइम लगा के कि चलें, हो सकता है कि उनसे कुछ मिस हो गया हो, या हो सकता है कि वो कोर्स में ही ना हो, अब गलती से उनसे CMS में इनरोलमेंट हो गई हो या वॉट एवर, तो मैंने उनको LMS पे भी इनरोल कर दिया है। सो द थिंग इज़ कि अब CMS पे जितनी भी आपकी इनरोलमेंट्स हैं LMS के ऊपर भी सिर्फ वही इनरोलमेंट्स हैं, एडिशनल सिर्फ ये 4-5 हैं जो कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक विल बी रिमूव्ड। सिमिलरली यही केस आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में भी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू ओपन दैट फाइल अगेन। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में भी आपका यही सारा का सारा जो है वो केस है। एक बात और कि असाइनमेंट की कुछ ईमेल्स मेरे पास आई हैं कि सर हमने जमा करवाई थी, हमारे मार्क्स नहीं लगे हैं और हमने टाइम पे जमा करवाई थी या वॉट एवर। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवाई थी ना, अगर वो टाइमली थी तो आप वही असाइनमेंट की जो ईमेल है उसको फॉरवर्ड कर दें मुझे, और फॉरवर्ड आप करेंगे उस ईमेल पर ही जिस पर आपने असाइनमेंट को सबमिट करवाया। ये मैं बारहा कह चुका हूँ, असाइनमेंट नंबर 1 जब हम सबमिट कर रहे थे तब से लेके अब तक हर असाइनमेंट के जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिखा भी है, सॉरी ये बात हमने की है बार बार कि आप जो zubair@smiu वाली ईमेल है उसके ऊपर आप नहीं भेजेंगे, जो आपको सबमिशन इंस्ट्रक्शन में ईमेल लिखी हुई है आप सिर्फ उसको भेजेंगे। देयर इज़ अ रीज़न कि आपकी सबमिशन इंस्ट्रक्शन इतनी क्लियरली लिखी जाती हैं, वरना मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम सेट दे दूँ, आपकी मर्ज़ी है जैसे चाहें जमा कराएं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। जो सबमिशन इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक ही आपने सबमिट करवानी है, और अगर आपने सबमिट करवाई थी तो आप जो है वो उस ईमेल को दोबारा फॉरवर्ड कर दें। अगर आपने जिस तरह से अभी मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि उन्होंने सबमिट करवाई है और उन्होंने पिक्चर भी भेजी है, फिर तो आपने जो ईमेल मुझे सेंड की है ना, जो आपने मैसेज पे लिखा है कि आपने इस ईमेल पे सेंड कर दी है, ये ईमेल कोई ईमेल नहीं है। आप दोबारा से जाकर देख लें सबमिशन इंस्ट्रक्शन में कि ईमेल क्या लिखी हुई है, आपने गलत लिखी है ईमेल। सो कोई इशू नहीं है, अगर आपने गलत ईमेल पर भी टाइम पर सबमिट करवा दी थी तो आप वही ईमेल मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं टाइम वगैरह चेक कर लूँगा कि आपने वाकई उसी टाइम पर सबमिट करवाई थी या नहीं, और अब आप सही ईमेल के ऊपर जो है उसको फॉरवर्ड कर दें। आई विल लुक इनटू योर केस, आई एम नॉट सेइंग कि आई विल ऑलरेडी एक्सेप्ट योर केस। सो अगर अब कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी वगैरह है तो मुझसे पूछें। ऑल राइट, सो आई थिंक कुछ टाइप कर रहे होंगे तो वो आ जाएं बेशक मैसेजेस में, उनको फिर एड्रेस करता हूँ। देयर इज़ अ क्विज़ टुडे, इस वीक दोनों क्लासेस में हमारे क्विज़ेज़ हैं।
क्विज़ 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी आज की क्लास में भी क्विज़ है और फिर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी क्लास है, क्विज़ है। जो आज की क्लास में क्विज़ है उसकी टाइमिंग वगैरह आपको ऑब्वियसली नज़र आ रही होगी एलएमएस के ऊपर जब आप लॉगिन करेंगे तो एक आधा स्टूडेंट अगर वेरीफाई कर दे कि यस टाइमिंग आ रही है और कब से स्टार्ट होगा तो आई वुड बी रीअश्योर्ड कि ओके आपको भी टाइमिंग नज़र आ रही है। तो टाइमिंग इज़ फ्रॉम 10:15 टू 10:45 विच मीन्स कि हम क्लास एंड कर देंगे और फिर आप क्विज़ जो है वो अपना अटैम्प्ट करते रहें। 10:15 से 10:45 तक आपका जो है वो क्विज़ होगा, बट ऑब्वियसली थोड़ी रिवीजन वगैरह के लिए आई विल गिव यू 10-15 मिनट्स, तो हम 10 PM पे ये क्लास ख़त्म कर देंगे और फिर 10:15 के ऊपर आप क्विज़ अटैम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे और फिर 10:15 to 45 के ऊपर जो है वो आप क्विज़ ख़त्म कर देंगे। दैट विल बी द एंड ऑफ योर क्लास। एंड देयर वाज वन मोर थिंग, या आपकी जो अटैम्प्ट ड्यूरेशन है वो मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। काफ़ी कंप्लेंट्स आप कर रहे थे कि कम टाइम है, ज़्यादातर कंप्लेंट्स इसी वजह से थी कि वो लोडिंग स्क्रीन जो है वो काफ़ी टाइम ले रही है। तो ऑब्वियसली मैंने उसको फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है, 15 मिनट्स कर दिया है मैंने, 5 मिनट और दे दिए हैं आपको कि आप उस पर जो है वो वर्किंग कर लें बेशक। सो यू ऑल नो कि 30 मिनट्स का हमारा क्विज़ ओपन होगा, लेकिन एक्चुअली अटैम्प्ट आपका 15 मिनट्स का होगा। सो दैट विल बी आवर टुडेज़ एजेंडा। उससे पहले हम एक लेक्चर भी कंप्लीट करेंगे होपफुली। सो मैं ज़रा क्वेश्चंस के जवाब दे दूँ जो आ रहे हैं, उसके बाद जो है वो आई विल आंसर द क्वेश्चंस। अच्छा, फलक शेयर कह रहे हैं कि सीएमएस पे सेक्शन ए में हो गई है एनरोलमेंट। तो अब जिस सेक्शन में भी हो गई है आप उस सेक्शन में क्लास लेंगे फलक। अब जो है वो दूसरा रास्ता नहीं है, इस वीक में आके हम चेंज नहीं कर सकते, तो अब आप क्लासेस भी जो है वो सेक्शन ए के साथ ही लें। और एलएमएस के ऊपर अगर आप अभी आप जाकर चेक करें तो आई थिंक आप एलएमएस के ऊपर भी जो है वो सेक्शन ए के अंदर ही इनरोल्ड होंगे। सो इफ़ दैट इज़ द केस सो यू कैन लीव द क्लास नाउ और आप ए के साथ ही क्विज़ देंगे और ए के साथ ही फिर क्लास अटेंड करेंगे। सो फलक काइंडली मुझे ये कंफर्म कर दें कि आप एलएमएस के ऊपर अभी किस सेक्शन में हैं, बिकॉज आई थिंक आपकी इस शीट में भी आपका नाम नहीं होगा। लेट मी सर्च फॉर यू। या ओके, 0 of 0 आप सेक्शन बी में नहीं हैं। सीएमएस के मुताबिक आप ए में हैं, तो फिर आप शीट में भी ए में ही हैं, आप एलएमएस के ऊपर भी ए में ही हैं, तो आप ए के साथ ही क्लास लेंगे और ए के साथ ही एलएमएस पे एनरोल्ड हैं। क्विज़ भी आप ए के साथ ही देंगे। यू कैन लीव द क्लास। खलील अहमद इस सेइंग की असाइनमेंट गलत ईमेल पर सेंड कर दी थी। ओके, उसको फॉरवर्ड कर दें मेरे पास ईमेल। आई विल चेक द टाइम। अगर आपने सही टाइम पर सही असाइनमेंट सबमिट करवाई है उसी वक्त, बेशक गलत पर करवाई है, तो आई विल लुक इनटू इट। अच्छा मोहम्मद असद, आप ज़रा मुझे ईमेल कर दें, ये जो आपका मसला है ना, इसको मुझे ईमेल कर दें आप, ठीक है। मैं क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा आपकी असाइनमेंट खोल के कि एक्चुअली क्या इशू था उसमें। सिमिलरली हसन सलीम या हसान सलीम, आप भी मुझे ईमेल कर दें ये बात। अभी मैं आपके सामने एक एक असाइनमेंट खोल के ऑब्वियसली नहीं देख सकता, सो जो भी आपका इशू है वो भेज दें। देर वॉज़ वन इशू में एक दो स्टूडेंट्स के मुझे ये इशू नज़र आए थे। डाटा एंट्री के अंदर कुछ इशू आ रहा था, बिकॉज इतना सारा डाटा मैं हैंडल कर रहा था, तो कुछ इशू आ रहा था कि किसी जगह मैंने 5 लिखना था तो वहाँ 50 लिखा हुआ था, या इस तरह के कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। तो आई विल लुक इनटू इट कि हो सकता है कि ये जेन्युइन मार्क्स हों आपके, या हो सकता है कि इसमें कोई गलती हो। तो मुझे ईमेल कर दें तो आई विल चेक इनटू इट। अब दोबारा मुझे फॉरवर्ड कर दें खलील, आपने इतना बड़ा मैसेज मुझे किया है कि क्या क्या हुआ था। दोबारा मुझे ईमेल सेंड कर दें, आई विल लुक इनटू इट। सो ऑल राइट क्लास, लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर। डिज़ाइन के फ़ेज़ को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। होपफुली स्क्रीन आपके पास विजिबल होगी। हम डिज़ाइन के फ़ेज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और वी टॉक्ड अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस। हमने आर्किटेक्चर के ऊपर बात की थी, हमने इसके अलावा भी जो मोड्स वगैरह हैं डिज़ाइनिंग वगैरह, उसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी। आज हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कह लें कि बाकियों के रिलेटिवली बाकियों के निस्बत थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव टॉपिक है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। Although it still has a lot of points and theory to recognize and remember, but still as a user ourselves, because we are software engineers in the making, but we are users,
हम यूज़र्स बनने के लिए जो है वो कुछ नहीं सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सीख रहे हैं। सो इन दैट केस यूज़र के पर्सपेक्टिव से हमें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, तो इट वुड बी गुड टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो यूज़र इंटरफेस होता क्या है? ज़रा आप बता सकते हैं कि आपकी क्या थिंकिंग है, व्हाट इज़ अ यूज़र इंटरफेस? ऑलराइट, तकरीबन सभी सही जवाब आएंगे। समथिंग विद विच अ यूज़र कैन फेस एंड इंटरेक्ट विद, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अच्छा, ये तो एक प्रॉपर्टी है यूज़र इंटरफेस की, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, यूज़र के देखने का नज़रिया। ऑलराइट, अनस कह रहे हैं, ये अमन सादिया कह रही हैं कि जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर डिज़ाइन कर रहा है वो यूज़र कैसे यूज़ करेगा। यस एग्जैक्टली, जो आपने सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं, यानी कि बैक एंड के ऊपर तो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि आपका मॉड्यूल किस तरह से काम करेगा, आप उसको डिवाइड किस तरह से करेंगे, आपके कंपोनेंट्स किस किस तरह से होंगे, आपका आर्किटेक्चर क्या होगा, आपके डाटा का फ़्लो क्या होगा, आपके प्रोसेसेस का फ़्लो क्या होगा, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। बट यूज़र इंटरफेस ये है कि एक्चुअली उन सब चीज़ों को हैंडल तो यूज़र ने करना है ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर तो नहीं होगा हर दफ़ा आपको असिस्ट करने के लिए, या सॉफ्टवेयर डेवलपर ने तो नहीं चलाना सिर्फ एक काम। वो अगर यूज़र को चलाना है तो इट शुड हैव एन इंटरफेस दैट इज़ ईजीली एक्सेसिबल एंड यूजेबल बाय द यूज़र। इंटरफेस का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो कि यूज़र देख सके, जिसके साथ इंटरेक्ट कर सके, जिस तरह से अभी शाहज़ैब ज़ैन कह रहे हैं। सो यस, यूज़र इंटरफेस इज़ एन इंटरफेस। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी चीज़ को ओपन करता हूँ, सॉरी, राइट, सो दिस इज़ द यूज़र इंटरफेस। अब इस जो फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग द फॉक्सेट रीडर। सो ये जो फॉक्सेट रीडर एक सॉफ्टवेयर है, इसके पीछे बैक एंड पे बहुत सारे काम हो रहे होंगे। ऑब्वियसली इट इज़ एक्सेसिंग सम फाइल्स, इट इज़ मैनिपुलेटिंग दोज फाइल्स, इट इज़ कन्वर्टिंग दोज फाइल्स इनटू विजिबल पिक्सल्स, और वो मुझे शो कर रहा है। इसी तरह आई कैन डू अदर थिंग्स विद दैट फाइल, आई कैन राइट अ फॉर्म, आई कैन व्यू दिस फाइल in some other modes as well. I can fill and sign if there is some form, I can save it, I can print it, I can delete it or whatever. I can look it into page by page. इस तरह की काफ़ी फीचर्स हैं जो कि इसके अंदर हैं, राइट। बट ये सारे फीचर्स जो हैं, इनका काम जो हो रहा है वो बेसिकली बैक एंड पे तो मुख्तलिफ तरीके से हो रहा है, ठीक है। असल में जो मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ वो इस इंटरफेस के साथ कर रहा हूँ। ये सारा इंटरफेस है जो जिसके साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है। सो बैक एंड के ऊपर जितने भी काम हो रहे हो, एक्चुअली द फ्रंट एंड इज़ योर यूज़र इंटरफेस। जो फ्रंट पे आ रही है चीज़, दैट इज़ योर यूज़र इंटरफेस, जो कि जिसके साथ यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करेगा। सो what properties should a user interface have? It should be easy to learn, easy to use and easy to understand. The first thing जो कि इसमें आपको नज़र आ रही है, easy to learn, it should not be every time user uses your software. ऐसा ना हो कि आपका सॉफ्टवेयर जब भी यूज़र यूज़ कर रहा है उसको बार बार लर्न करना पड़ रहा है, आपके सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ रहा है। नो, लर्निंग शुड बी वन टाइम थिंग। यूजेज तो ऑब्वियसली वो मिलियंस ऑफ टाइम्स करेगा अगर आपका सॉफ्टवेयर करता है तो, और इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। सो लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग वाली जो चीज़ें हैं ये बार बार यूज़र को ना करनी पड़े। कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आपके यूज़र इंटरफेस के अंदर जो कि यूज़र को याद ना रखनी पड़े। वो एक दफ़ा समझ ले तो उसको बात समझ में आ जाए, उसको याद ना रखनी पड़ेगी ओके ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन अ यूज़र यूजेज योर सॉफ्टवेयर, he or she will only be looking into the features of the software, not how the software is going to interact with you. So these are some of the properties, some basic properties। सिर्फ ये properties नहीं है, लेकिन ये वो properties हैं जो कि right off the top of the head आपके जहन में आती हैं जब आप UI की बात करते हैं। जिस तरह मैंने भी अभी आपसे पूछा तो एक दो स्टूडेंट्स ने यही कहा कि यूज़र जो आसानी से इस्तेमाल कर सके, इसको समझ सके। अच्छा, कुछ जो डिज़ाइन एरर्स आते हैं ना सिंपल एक UI के अंदर, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, टू मच मेमोराइजेशन, जिस तरह से भी मैंने कहा कि लर्निंग बार बार ना करनी पड़े, गाइडेंस या हेल्प कोई मौजूद नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी नहीं होती, पुअर रिस्पॉन्स होता है, और आर्केन होती है या फिर अनफ्रेंडली होती है। टिपिकल डिज़ाइन एरर्स, नॉट ऑल द डिज़ाइन एरर्स, बट ज़्यादातर डिज़ाइन एरर्स पता है क्या होते हैं, आगे जाके इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट ये है कि कंसिस्टेंट नहीं होता, या तो आपकी UI कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं आपका सॉफ्टवेयर भी उसी तरह काम करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल का बटन जो है वो बॉटम लेफ्ट के ऊपर आ गया,
या आपके आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो क्लोज़ का बटन है वो नीचे आ गया, आप फॉर एग्जांपल ये वाली बार जो है ये आप नीचे कर दें, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसी तरह या आप ये जो टैब्स आपकी शो हो रही हैं यहाँ के बजाय यहाँ पर वर्टिकली शो होना शुरू हो जाए, ये भी आप कर सकते हैं, आपकी ये वाली बार नीचे आ जाए। बट यू सी के कंसिस्टेंट है आपका सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं है कि एक वर्जन में आपने ये किया दूसरे वर्जन में आपने बिल्कुल ही चीज़ों को हटा दिया, चेंज कर दिया, अब यूज़र को अलग से मेमोराइज़ करना पड़े। तो टिपिकल जो एरर्स हैं उनके अंदर यही होता है कि कंसिस्टेंट नहीं होता, मेमोराइजेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, गाइडेंस से हेल्प अवेलेबल नहीं होती। अगर मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ और वो काम नहीं हो रहा है, या अगर मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ उसका मुझे बटन वगैरह नहीं मिल रहा है, सो मैं हेल्प करता हूँ। और यू ऑल नो, आप लोग भी ये यूज़ करते हैं कि इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड लर्न समथिंग बाय क्या कहते हैं उसको, टेस्टिंग, रादर देन गोइंग टू हेल्प। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस काइंड ऑफ टैब। बहुत कम इसको यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर यूज़र्स जो हैं वो इंटरेक्ट करके ही सीख रहे होते हैं, हेल्प पे जाकर कोई पढ़ता नहीं है कि मुझे ये काम किस तरह से करना है, अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट सम इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप टिपिकली जो है वो टेस्टिंग से काम नहीं सीख सकते। सो गाइडेंस से हेल्प ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होती, अगर अवेलेबल होती भी है तो वो इस तरह की होती है कि उसको आप सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे होते। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी नहीं होती है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट से हट के कोई चीज़ आपके सामने आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं अगर फाइल के अंदर जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ये फ़ाइल सेव करनी है या वॉट एवर, या मैं होम के ऊपर जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये काम करना है, वी विल रीजॉइन द मीटिंग इन 10 मिनट्स। अगर मैं कहता हूँ कि मैं होम में जा रहा हूँ, मुझे ये काम करना है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर यहाँ पर मैं बटन एक लगा दूँ डिलीट द फाइल का, अब मैं उस बटन पे क्लिक कर दूँ, अब दैट इज़ नॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम। यानी कि जो काम यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं ये एक कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, ये एक ही सेट से रिलेटेड हैं, यहाँ पर फाइल को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक एरर है जो कि टिपिकल किया जाता है मुख्तलिफ यूआई जो है डिज़ाइनिंग के अंदर, कि कॉन्टेक्स्ट को जहन में नहीं रखा जाता, बस बटन्स को लगा दिया जाता है किसी तरीके से। रिस्पॉन्स पुअर हो सकता है, अनफ्रेंडली हो सकता है आपका जो सॉफ्टवेयर है वो। ओके, सो देयर आर सम गोल्डन रूल्स। गोल्डन का मतलब ये है कि बेसिक रूल्स, ये तो आपको लाजमी ही फॉलो करने हैं। अगर आप ये फॉलो कर लेंगे तो इट्स हाईली लाइकली कि आप कोई भी दूसरा एरर ना करें। और एरर्स आ सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आप कर रहे होंगे जो कि आप गलत कर रहे होंगे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर सॉफ्टवेयर, बट दीज आर द रूल्स दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी अदर सॉफ्टवेयर, एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड दीज आर द रूल्स जिसके जो कि अगर आप फॉलो करें तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप जो है वो किसी गलती के मुर्तकिब होंगे। नंबर 1, यूज़र को कंट्रोल देना है। यूज़र को ये फील करवाना है कि यू आर इन द कंट्रोल ऑफ क्या कहते हैं, रनिंग द सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप जब भी वर्ड चलाते हो या कोई और सॉफ्टवेयर चलाते हो, यू आर एक्चुअली सीइंग कि जो काम आप कर रहे हो वो हो रहा है, या अगर वो नहीं भी हो रहा है तो यू आर इन द कंट्रोल, कोई और इसको हैंडल नहीं कर रहा। इसकी एग्जांपल बेहतर समझने की मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन जिस तरह से यूज़ करते हैं तो काफ़ी जगहों पर ऐसा होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन कोई चीज़ प्रोसेस करने लग जाती है और देयर इज़ नो वे आउट। आपने कोई बटन प्रेस कर दिया, वो प्रोसेस कर रहा है, उसको प्रोसेसिंग में थोड़ी देर लग रही है, लेकिन ना आप उसको बैक कर सकते हैं, ना उस प्रोसेस को ख़त्म कर पा रहे होते हैं, ना ही आप कोई और प्रोसेस उसके साथ चला पा रहे होते हैं। आप बस स्टक हो जाते हैं और आप वेट कर रहे होते हैं, अच्छा ठीक है अब ये काम कर ले तो फिर मैं अगला काम देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। दिस इज़ वन ऑफ द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बैड यूआई, कि यूज़र को कंट्रोल नहीं दिखा रहे आप ये नहीं कह रहे कि यूज़र कंट्रोल में है। तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एग्री टू इट और उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि अब भी इसके ऊपर थोड़ा सा उनके पास एरर आ जाता है और वो यूज़र से कंट्रोल छीन कर अपने पास रख लेते हैं और सॉफ्टवेयर उसको हैंडल कर रहा होता है, जस्ट बिकॉज कि उस सॉफ्टवेयर की बैकएंड अच्छी नहीं होती तो आप यूज़र से कंट्रोल हटा लेते हैं। जस्ट बिकॉज कि आप कोई एक पर्टिकुलर काम करने के दौरान दूसरा काम नहीं करने देना चाह रहे होते यूज़र को, तो आप यूज़र से कंट्रोल ले लेते हैं, विच इज़ अ बैड यूआई एग्जाम्पल, क्योंकि आप यूज़र से कंट्रोल नहीं ले सकते। अगर आप यूज़र से कंट्रोल लेंगे तो यू नो कि इट्स वेरी अनोइंग टू जस्ट लुक एट समथिंग एंड लेट इट प्रोसेस, और आपको नहीं पता कि वो काम कब ख़त्म होगा और आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। नंबर 2, रिड्यूस द यूज़र्स मेमोरी लोड। यूज़र का मेमोरी लोड आपने हमेशा कम करना है। यूज़र को आपकी चीज़ एक्सेस करने के लिए, आपकी एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए, आपका सॉफ्टवेयर एक्सेस करने के लिए याद ना रखना पड़े चीज़, ठीक है। यानी कि आपका नाम उसको, फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन का नाम इस तरह का ना हो जो कि उसको याद रखना पड़े, आपकी एप्लीकेशन की जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की ना हो कि उसको ढूंढना पड़े कि वो एप्लीकेशन कहाँ होगी, ठीक है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशंस की ही बात कर लेते हैं, काफ़ी क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशंस हम डेली यूजेज पे कर रहे होते हैं, तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा समझना आसान होंगी, बिकॉज ज़्यादातर यूज़र के साथ अगर हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो इट इज़ थ्रू द मोबाइल फ़ोन्स रादर दैन इन नाउअडेज़ थ्रू अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। सो अगर आप कोई एप्लीकेशन है जिसका नाम आपको याद रखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली कि दैट इज़ यूज़र की मेमोरी के ऊपर आप आ रहे हैं। सिमिलरली अगर उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको याद रखना पड़ेंगे, अच्छा ये काम मुझे कैसे करना है, तो वो चीज़ जो है थोड़ा सा एक इशू कर देगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूआई को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं कहूं कि आपके जो टूल बार है, जो आपके फाइल वगैरह जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं कहीं, अब यूज़र बाकी सॉफ्टवेयर में तो उसको नज़र आ रही है, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर में उसको याद रखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पर ये काम ऐसे होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बल्कि सभी सॉफ्टवेयर्स एक ही तरह के आइकॉन्स यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो दिस इज़ द सेव आइकॉन, राइट, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ये सेव आइकॉन है, और ये आपको वर्ड में भी इसी तरह से मिलेगा, ये आपको पेंट में भी इसी तरह से मिलेगा, ये आपको तकरीबन हर सॉफ्टवेयर के अंदर इसी तरह से ये आइकॉन मिलेगा, बिकॉज हम ये नहीं चाह रहे कि हम यूज़र को अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल हर सॉफ्टवेयर इस सेव बटन के आइकॉन को एक अलग तरीके से शो करता, नाउ दैट इज़ द अटैक ऑन यूजर्स मेमोरी, और यूज़र उसको आपके यूआई को सही तरह से एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर मैं फाइल को यहाँ से हटा के, मैं पूरी चीज़ चेंज करने के नहीं कह रहा, मैं सिर्फ फाइल को यहाँ से हटा के इस प्रोटेक्ट और फॉर्म के बीच में लगा देता हूँ, आई कैन डू दैट, बट अगेन it is going to be very hard and unfriendly for the user to memorize your thing. Similarly, make the interface consistent, जिस तरह से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की जब हम टिपिकल डिज़ाइन एरर्स की बात कर रहे थे। सो नंबर वन, प्लेस द यूज़र इन कंट्रोल वाली बात को जो हम डिटेल में देखते हैं। What does it mean by placing the user in control? Define interaction modes in a way that does not force a user into unnecessary or undesired action. वही जिस तरह से मैंने अभी कहा ना कि आप कॉन्टेक्स्ट को चेंज ना करें। आपने अगर एक चीज़ लिख दी है तो वो उसी से रिलेटेड सारे बटन हो, डिलीट का बटन ऊपर ना आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप भी जब एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, या आप लैपटॉप के ऊपर अगर टच स्क्रीन के ऊपर आप कर रहे हैं, तो इट्स वेरी अनोइंग कि आप कोई काम करना चाह रहे हो और उसके बराबर में ही दूसरा एक बटन आया हुआ है जो कि आप काम नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो उसमें या तो स्पेस हो थोड़ा सा, या वो बटन इस तरह का हो जो कि अफेक्ट ना कर रहा हो आपके काम को। ऐसा ना हो कि आपने करना कुछ है और वो फॉर एग्जांपल आपने पेस्ट का बटन क्लिक करना है और पेस्ट के बजाय वो डिलीट हो गया, ठीक है, या पेस्ट के बजाय अंडू हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं कि कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि यूज़र नहीं चाह रहा होता, आपको वो पहले से समझना है कि यूज़र इस वक्त जब ये बटन प्रेस कर रहा होगा तो इस वक्त यूज़र ये नहीं चाह रहा कि ये काम हो, इस वजह से ये बटन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड फॉर फ्लेक्सिबल इंट्रैक्शन, अलाउ यूज़र इंट्रैक्शन टू बी इंटरप्टेबल एंड अनडूएबल। इट इज़ अ मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर यूआई कि आपकी जो यूज़र इंट्रैक्शन है वो इंटरप्टेबल होनी चाहिए और अनडूएबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यूज़र एक काम कर रहा है तो उसको उसके लिए कोई टाइम लिमिट दे दी जाए कि भाई ये काम इतने में ही करो, वो इंटरप्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेल पे कोई काम कर रहा हूँ, मैंने कोई शीट वगैरह बनाई है और मैं उसके ऊपर डाटा वगैरह एंटर कर रहा हूँ, मुझे कोई काम आ जाता है, मैं काम से चला जाता हूँ, मैं 1 घंटे बाद आता हूँ और वहीं से काम स्टार्ट करना शुरू कर देता हूँ। ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर कहे कि नहीं भाई आपका टाइम खत्म हो गया, आपने 10 मिनट के अंदर ही करना था, अब आपकी फाइल खत्म हो गई, अब आप दोबारा से ओपन करें, दोबारा से सारे काम करें। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो इंटरप्टेबल होना चाहिए और अनडूएबल होना चाहिए। ऑब्वियसली अनडू का बटन आपके पास लाजमी होना चाहिए इफ़ यू आर डूइंग टॉकिंग अबाउट एनी एडिटिंग और एनी काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ नॉट जो कि पत्थर पे लकीर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेब बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ तो वो तो ठीक है, एक यू कैन से कि एक पत्थर पे लकीर वाली बात है कि आपने एक मनी फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र कर दिया एक बैंक से दूसरी बैंक में, तो देयर इज़ नो बटन फॉर अनडू कि ठीक है आप अनडू नहीं कर सकते, आपने भेज दिए हैं वो पैसे अब। बट when we are talking about some typical examples of our softwares like editing softwares या इस तरह के calculation softwares, तो उसके अंदर there should be a type of undo operation. You should streamline interaction as the skill levels advance and allow the interaction to be customized. इंट्रैक्शन को कस्टमाइज़ करें अकॉर्डिंग टू यूज़र, उसको कस्टमाइज़ करें। कस्टमाइज़ का मतलब ये है कि व्हेन यू सी सिर्फ सिंपल सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले लेते हैं, पेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये चलें पेंट की नहीं, वर्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। वर्ड के अंदर अगर आपने कोई काम किया हो तो यू नो कि आप फॉर एग्जांपल कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, आपने एक शेप उठाई स्क्वायर की और उसको जो है वो बनाना शुरू कर दिया। यू विल सी कि आपको पहली दफ़ा वो जो शेप थी स्क्वायर की वो ढूंढनी पड़ी कि कहाँ पर है, लेकिन सेकंड टाइम जब आप उसको उसी फाइल के अंदर डिज़ाइन करना चाहोगे तो वो आपको टॉप पर ही नज़र आ जाएगी कि आपने ये डिज़ाइन किया था, रिसेंट वाली चीज़।
ठीक है। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें आपके जो फॉन्ट्स वगैरह हैं वो भी टॉप पर आ जाते हैं, जो कि आपके मोस्ट यूज्ड होते हैं। ठीक है। इसी तरह जब जहाँ पर आप सेव करना चाह रहे होते हो चीज़ें, वो भी आपके पास जो है वो ऑलरेडी सेव्ड होती हैं, यूज़र की इंस्ट्रक्शन से लर्न कर लेता है। तो जिस तरह से यूज़र एडवांस होता जा रहा है, यूज़र अपना डाटा आपको देता जा रहा है कि उसने क्या क्या काम किया है या करना चाह रहा है, तो आप भी अपनी चीज़ों को उस हिसाब से यूआई को कस्टमाइज़ करो। आपकी यूआई इस कैपेबल होनी चाहिए, इस काबिल होनी चाहिए कि वो उन चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सके, चेंज कर सके अपने हिसाब से। ये ना हो कि उसको हर दफ़ा ही अपने एक काम के लिए वही काम करना पड़े जो कि उसने पूरा किया था। उसको वो चीज़ें आप कस्टमाइज़ करके आसान करके दे दो। टेक्निकल इंटरनल जो आपकी चीज़ें हैं वो सारी कैजुअल यूज़र से हमने ऑब्वियसली छुपानी है। हमने यूज़र को ये नहीं बताना कि आप यहाँ से डिलीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया और आप कहते हैं कि इस टेक्स्ट का जो कलर है वो इस तरह का हो जाए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है कि टेक्स्ट का कलर ऐसा नहीं हो सकता, तो बजाय इसके कि आप ये बताएं कि टेक्स्ट का कलर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे क्या पिक्सल्स की क्या साइंस है, और पिक्सल्स आपके हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, या आपके ग्राफिक्स उस कलर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप इस कलर को करते हो तो फिर उससे आपका फ़ाइल का साइज़ बढ़ जाएगा और फिर उस फाइल को हम सेव नहीं कर पाएंगे, उस लोकेशन पे आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। ये कुछ टेक्निकल इंटरनल्स हैं जो कि आप यूज़र को नहीं बताना चाह रहे। आप यूज़र को सिर्फ ये बता दो कि आप इस कलर को चेंज नहीं कर सकते, और फिर एक बटन दे दो कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट यू कैन गो टू द हेल्प, जो कि आप अक्सर देख रहे होते हो। सो टेक्निकल चीज़ें आपको कैजुअल यूज़र को नहीं बतानी, उसको बस ये बता देंगे नहीं हो सकता, वो कलर चेंज कर देगा। वो इस सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाह रहा है कि कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है जी, आई होप यू कैन हियर मी क्लियरली। सो टेक्निकल चीज़ें हमने जो है वो कैजुअल यूज़र से छुपानी है। डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन विद ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ें नज़र आ रही है उनके लिए हमने डिज़ाइनिंग करनी है। मूविंग ऑन, the second golden rule, the second basic rule is to reduce the user's memory load, reduce demand on short term memory. शॉर्ट टर्म मेमोरी, अच्छा आपको पता है दो तरह की मेमोरीज होती हैं, अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। सॉरी। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी ये होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप जो है याद रखो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ उस वक्त तक के लिए जब तक कि उस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर वो आपके दिमाग से जो है वो डिलीट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की? आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो, तो उस वक्त आपने ये देखा कि अच्छा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है, आपने उसको याद किया, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, फिर आपने उसकी जो है स्लाइड्स वगैरह देखी, इंटरनेट के ऊपर सर्च किया, आपको चीज़ समझ में आ गई, आपने वो जवाब लिख दिया। बट यही चीज़ अगर आपको फॉर एग्जांपल इस्लामियत की क्लास हो रही है, आप एक टॉपिक के अंदर हो और आप उसको डिटेल में समझ रहे हो, और उसी वक्त आपसे पूछा जाए अच्छा ये बताओ कि ये क्या होता है, सो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को हैंडल करने में, कि बिकॉज दैट इज़ नॉट इन योर मेमोरी नाउ कि आपने क्या लिखा था असाइनमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के असाइनमेंट के अंदर, राइट। दैट वाज इन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब आप वो काम कर रहे थे तब आपको याद था कि 1 का जवाब मैंने क्या लिखा, 2 का जवाब क्या लिखा। अब यू आर इन अ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, और अब आप वो काम नहीं कर रहे हो, इसलिए यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट कि आप जो है वो क्या करना चाह रहे हो, वो चीज़ आपकी मेमोरी में किस तरह से है। देन देर आर लॉन्ग टर्म मेमोरी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रखी रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एडिशन क्या होती है, 2+3 क्या होता है, दैट इज़ योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। 2+3 आपको हमेशा करना नहीं पड़ेगा कि 2+3 आप करो तो आपको जवाब आएगा कि क्या, दैट इज़ इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। 2+3 इज़ 5, बट व्हेन आई टेल यू कि भाई 234 प्लस 5364 कितना होता है, तो दैट आंसर विल बी इन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप उसको जब करोगे आपकी मेमोरी में आएगा, आप जवाब दोगे, दैट विल बी डिलीटेड। ठीक है। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी की डिमांड हमने कम करनी है यूज़र से। हमने यूज़र को ये नहीं कहना कि आप अगर मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो फिर गौर से देखें मेरे सॉफ्टवेयर में क्या है, ये नहीं होना चाहिए। यूज़र गायब दिमागी की कैफियत के अंदर भी आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर ले, यानी कि उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो चीज़ें हैं आप उन्हीं को हैंडल करके अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करो। यूज़र को मेमोराइज़ नहीं करवाओ अपना सॉफ्टवेयर जब वो काम कर रहा है तो उस वक्त। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी से जो है वो अपनी फ़ाइल को अगर सेव करना चाह रहे हो तो आप Ctrl+S करते हो। ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो कि कहता है कि नहीं आपने Ctrl+S नहीं Ctrl+T करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका सेव हो गया, आपका एडिटिंग जो भी आप एडिट कर रहे हो Ctrl+T करेंगे। अभी Ctrl+T वाली चीज़ आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखनी पड़ेगी, जब आप वो सॉफ्टवेयर काम कर रहे होगे तभी आप उसको याद रखोगे। जब तक आप वो सॉफ्टवेयर दोबारा ओपन नहीं करते तब तक आपको वो चीज़ याद नहीं आएगी।
शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर थी वो चीज़। तो ये काम हमने नहीं करना, जो चीज़ें यूज़र की लॉन्ग टर्म मेमोरी में है उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने जो है वो अपना काम सर अंजाम देना है। इस्टेब्लिश मीनिंगफुल डिफ़ॉल्ट्स, डिफ़ॉल्ट्स ऐसे हों जो कि मीनिंगफुल हों आपके। इस तरह ना हो कि आपके डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ योर टेक्स्ट इज़ वाइट फॉर एग्जांपल, नो, या डिफ़ॉल्ट कलर इज़ जो है वो रेड, इस तरह नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एक और चीज़ अभी मेरे जहन में आई है इससे एग्जांपल, देयर आर सम एप्लीकेशंस इन मोबाइल फ़ोन्स जो कि कस्टमाइज्ड कीबोर्ड यूज़ कर रही होती हैं, जो कहती हैं कि हमारा कीबोर्ड है वो हमने डिज़ाइन किया है आपके लिए कस्टमाइज्ड कीबोर्ड, तो आप उसको जो है वो यूज़ करें। यानी कि आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर अगर कुछ एडिट करना चाह रहे हो तो उनका कीबोर्ड खुलेगा, आपके मोबाइल फ़ोन का कीबोर्ड नहीं खुलेगा। और उसमें पता है क्या हो रहा होता है, उसमें आपका जो कीबोर्ड होता है वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हुआ हुआ होता है। यानी कि जहाँ पर आपका QWERT लिखा हुआ है, यहाँ से ABCD शुरू हो रही होती है, ABCDEFG। नाउ दैट इज़ अ बैड डिज़ाइन टेक्निक, बिकॉज जो डिफ़ॉल्ट आपका कीबोर्ड है आपने उसको चेंज कर दिया, अब वो मीनिंगफुल नहीं रहा। अब आपको ए अगर सर्च करना है तो वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा, इवन दो दैट इज़ द फर्स्ट वर्ड, बट स्टिल यू वुड हैव टू सर्च, बिकॉज वेयर यू न्यू के आपका ए कहाँ पर लिखा हुआ होता है कीबोर्ड के ऊपर, दैट इज़ नॉट देयर, यू विल हैव टू लुक इनटू इट। सो डिफाइन शॉर्टकट्स दैट आर इंटुइटिव, शॉर्टकट्स इस तरह के होने, शॉर्टकट्स कभी भी इस तरह की चीज़ के नहीं होने चाहिए जो कि कॉमनली नॉन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेव का सॉफ्टवेयर शॉर्टकट आपके पास होता है, सिमिलरली प्रिंट का शॉर्टकट आपके पास होता है, बट आपके पास डिलीट अ फाइल का शॉर्टकट नहीं होता। आपके पास फाइल को सेव एज PDF का फाइल शॉर्टकट आपके पास नहीं होता। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए। शॉर्टकट्स उन्हीं चीज़ों के होने चाहिए जो कि यूज़र जल्दी से करना चाहिए। जिस तरह मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो आई विल सेव माई फाइल, Ctrl+S कर दूंगा मैं जल्दी से। अब फॉर एग्जांपल ये Ctrl+S वाली चीज़ भी मुझे ढूंढनी पड़ती है, या कहीं ऐसी टैब में होती है जहाँ पर मुझे ढूंढना पड़े उसको, या उसका शॉर्टकट अवेलेबल ना हो, तो फिर दैट वुड बी ट्रबल फॉर मी। द विजुअल लेआउट ऑफ द इंटरफेस शुड बी बेस्ड ऑन अ रियल वर्ल्ड मेटाफोर। इट इज़ नेसेसरी, बट आजकल जिस दौर में हम आ गए हैं, यानी कि कंप्यूटर्स की स्टार्टिंग काफ़ी पीछे रह गई है, तो जो विजुअल लेआउट है ना आपके UI का, वो रियल वर्ल्ड के ऊपर बेस करना चाहिए। इसी की एग्जांपल मैं लेता हूँ, लेट सपोज ये चीज़ है ना, यू आर सीइंग कि ये फाइल है। अब आप लोगों ने हमेशा कंप्यूटर यूज़ किया है, आप लोग कंप्यूटर के इनिशियल जनरेशन में से नहीं है, हम भी नहीं है, लेकिन ये फाइल का नाम फाइल क्यों रखा गया है? बिकॉज इट इज़ एक्चुअली रेफरिंग टू सम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जिस तरह से आप रियल वर्ल्ड में एक फ़ाइल उठाते हैं, उस फाइल के अंदर कोई चीज़ रखते हैं, उस फाइल को बंद करते हैं, उस फाइल के ऊपर कोई नाम लिखते हैं और उस फाइल को अपने शेल्फ के अंदर रख देते हैं कि आपने इसको सेव कर दिया। यही मेटाफोर यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि दिस इज़ योर फाइल जिसके अंदर आपने ये चीज़ें रखी हैं। नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू विद दैट फाइल? डू यू वांट टू प्रिंट दैट फाइल, जो भी इसके कंटेंट्स हैं सारे प्रिंट हो जाएं? Do you want to save this file? Do you want to open another file? So ये वही चीज़ें हैं जो कि आप रियल वर्ल्ड में भी कर रहे होते हो। ठीक है, इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं, एंड वी लुक एट फॉर एग्जांपल फेसबुक, तो फेसबुक के अंदर आप जब कहते हो कि लॉगिन, नाउ लॉगिन का जो वर्ड है ये वही चीज़ है जो कि आप एक रियल वर्ल्ड में भी एक ऐसा काम होता है। आजकल तो खैर हम कंप्यूटराइज हो गए हैं ज़्यादातर, बट लॉगिन का वर्ड एक्चुअली ये होता था कि आप अगर किसी स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? आई थिंक देयर इज एन इशू। ओके, सो लॉगिन का वर्ड जो है वो बेसिकली तब यूज़ होता था जब यानी कि बेसिक वर्ड्स में तब यूज़ होता था जब फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग इनटू अ जॉब, आप किसी जॉब पर जा रहे हो और उस जॉब की टाइमिंग है 9 to 5, तो आप क्या करते थे, आप 9 बजे जाते थे और आप जो है वो अपना टाइम लिख देते थे कि मैं 9 बजे आया हूँ और मेरा नाम ये है और मैंने साइन कर दी, और इसी तरह जाते हुए भी आप साइन करते थे कि मैं 5 बजे जा रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया है इस जॉब के ऊपर। तो दिस वॉज लॉगिंग इन टू योर जॉब एंड लॉगिंग आउट ऑफ योर जॉब। ठीक है, सो यही मेटाफोर अब सारी वेबसाइट्स यूज़ करती हैं। क्या इफ़ यू वांट टू लॉग इन टू समथिंग, तो इसका मतलब ये है कि यू आर गेटिंग इनटू दैट, और अब आप उस चीज़ के अंदर रहोगे जब तक आप उससे लॉग आउट नहीं कर देते। तो बहुत सारे रियल वर्ल्ड मेटाफोर्स हैं जो कि आपको हर तरह के सॉफ्टवेयर में नज़र आएंगे। तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं वो रियल वर्ल्ड मेटाफोर ही यूज़ कर रहे होते हैं। या डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इन अ प्रोग्रेसिव फैशन, ये वही बात है जो कि हमने पीछे देखी कि
टेक्निकल इंटरनल्स जो हैं वो कैजुअल यूज़र से हमने छुपाने हैं। तो यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि कैजुअल इन्फॉर्मेशन जो है, कैजुअल यूज़र से हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोग्रेसिव वे में हमने शो करनी है। हमने ये नहीं कहना कि ये काम नहीं हो सकता। कभी भी आप ये ना कहें यूज़र से कि ये काम नहीं हो सकता, आप ये काम नहीं कर सकते और ये काम कभी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, आप ये कहें कि ये काम अभी अवेलेबल नहीं है, वी विल लुक इनटू इट, कि हो सकता है कि हम नेक्स्ट वर्जन में इसको जो है वो ऐड कर दें या अपनी फीडबैक दे दें। कभी भी आपने देखा होगा कि आप कभी भी किसी ऐसे एरर पर नहीं आते हो कि जो एरर हतमी हो, जो एरर कहते हैं कि भाई दिस कैन नॉट बी डन, दैट्स इट। वो कहीं ना कहीं या तो आपको एटलीस्ट ये कहेगा कि या तो आप फीडबैक दे दें कि आप अगर ये काम करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, या आपको वो उसका अल्टरनेट फराम कर देगा कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ है और फिर आप इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। या आपको वो एटलीस्ट ये कह देगा कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप हेल्प पे जाकर जो है वो इससे रब्ता कर लें कि ये काम आप क्यों नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा डिटेल पता लग जाएगी। प्रोग्रेसिव फैशन में एक काम करें, ये ना कहें कि ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता और ये चीज़ आपने गलत की। देन द लास्ट गोल्डन रूल, इसी के बाद हम क्लास को फिनिश करेंगे। अलाउ द यूज़र टू पुट द करंट टास्क इनटू द मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, जो करंट टास्क वो कर रहा है उसको मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही लें। फॉर एग्जांपल इफ आई एम एडिटिंग समथिंग, सो इट शुड बी एन एडिटर जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट शुड नॉट बी सम अदर थिंग। अगर आपने एक एडिटर सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो प्राइमरीली आपको एडिटिंग के लिए ही काम करे। वो ये ना हो कि आपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाया, फॉर एग्जांपल अगर वर्ड आपको ये कहे कि आप शेप्स बना सकते हैं इसमें, आप जब भी वर्ड ओपन करें तो वो शेप्स वाली चीज़ पहले आ रही है। नो, जो मीनिंगफुल काम है आपका, जो एक्चुअल प्राइमरी काम है, आप उसको पहले रखें। मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस अ फैमिली ऑफ एप्लीकेशन। ये वही चीज़ कि जिस तरह की एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं उसकी एक फैमिली है, और वो जो सारे फैमिली ऑफ एप्लीकेशंस है उनके उनके दरमियान कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल यूज़ करते होंगे ऊबर या करीम की एप्लीकेशन, अगर आप यूज़ करते होंगे तो यू विल सी के इन दोनों के अंदर तकरीबन सिमिलैरिटीज़ हैं। या इसी तरह अगर आप दूसरी तरह की एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एयरलिफ्ट टाइप की, इस तरह की एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो एवरी राइड शेयरिंग ऐप जो कि एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, उन सब का लेआउट तकरीबन सेम होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कोई ई कॉमर्स की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप दराज की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप देखेंगे उन सब का उस फैमिली का भी लेआउट एक ही तरह का है। सिमिलरली अगर आप जाते हैं फेसबुक की वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ, ट्विटर की वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ, लेआउट तकरीबन एक ही तरह का है। लेआउट का मतलब ये नहीं है कि उनका बटन्स एक ही तरह के, ये बात भी है, लेकिन ये है कि एक्चुअली वो काम किस तरह से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक के ऊपर लॉगिन कर जाते हो तो पहला पेज यही आएगा कि लॉगिन करें आप। लेकिन अगर आप चाहते हो फॉर एग्जांपल SMIO की वेबसाइट पे, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि लॉगिन करें, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ सोशल मीडिया फैमिली एप्लीकेशन। सो कंसिस्टेंसी आपके दरमियान होनी चाहिए। ये ना हो कि आप एक ही काम करने के लिए जब दूसरी एप्लीकेशन खोल रहे हो तो उसका लेआउट बिल्कुल ही चेंज है, उसका UI बिल्कुल ही चेंज है। If past interactive models have created user expectation, do not make changes unless there is a compelling reason to do so. अगर past experience से, पास्ट उस तरह की एप्लीकेशन से, पास्ट उस तरह के सॉफ्टवेयर से यूज़र के जहन में एक चीज़ बैठ गई है कि ये चीज़ इस तरह से होगी, सो प्लीज़ डू नॉट चेंज दैट। उसको बिल्कुल भी चेंज ना करें। अगर आप नई कोई एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं, अगर आप उसको चेंज करेंगे तो उसके लिए आपके पास एक कंपाइलिंग रीज़न होना चाहिए कि मैं क्यों ये चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके कोई नुकसानात थे। अगर नुकसान नहीं है तो फिर उसको उसी तरह रहने दें ताकि यूज़र जो है उसको सही तरह से एक्सेस कर सके। यहीं तक रखते हैं हम फ़िलहाल आज के लेक्चर को। और देयर वाज वन अदर थिंग इन माय माइंड दैट वी हैड टू डिस्कस। ओके, या लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, बट CMS के ऊपर आई वाज लुकिंग एट कि मैं आपकी अटेंडेंस जो है वो लेट्स ट्राई टू डू इट ऑन CMS, बिकॉज आई थिंक अब CMS के ऊपर कोई इनरोलमेंट नहीं होगी। सो आपके सामने स्क्रीन है, आई विल पुट योर अटेंडेंस ऑन हेयर। जब तक जी अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं आप? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि सर मैं CMS पे तो सेक्शन A में इन्वॉल्व हो गया हूँ बाय मिस्टेक।
तो हम क्या क्विज ले सकते हैं अभी सेक्शन बी में या? नहीं, आप नहीं ले सकते ना। आप एलएमएस पे देखें ना, आपका नाम ही नहीं होगा। आप एलएमएस पे देखें अपने इवेंट्स, आपके पास कौन सा क्विज आ रहा है। अच्छा हाँ, तो आप नहीं, आप सर। तो एक ए के साथ ही रहेंगे अब, क्योंकि आप एलएमएस इस तो सर सीएमएस के ऊपर बाय एक मिस्टेक हो गया था सर उस दिन। आपने खुद तो नहीं किया था ना वो। आपने खुद नहीं तो सर। नहीं किया था ना एनरोल। एनरोल तो एडमिशंस डिपार्टमेंट ने नहीं किया नो है, सर। राइट। सर वो उस दिन आया था हमारे पास मैसेज किया आप सीएमएस पेपर भी नहीं बोलो सर। आपने खुद एनरोल किया था सीएमएस के ऊपर। यस सर। चलें ठीक है, अब ए में आप एनरोल हो गए तो ए में ही रहेंगे फिर। आप आपका रिजल्ट भी ए के साथ ही जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू चेंज योर सेक्शन आफ्टर आफ्टर दिस और सर दिस बैच। एलएमएस पे हम बी सेक्शन में हैं। एलएमएस पे आप बी सेक्शन पर नहीं हो, एलएमएस पर भी फिर आप ए सेक्शन पर ही होगे। चेक कर लो आप दोबारा अपने पास और फिर मुझे वेरीफाई करो। अच्छा ओके, सो लेट्स अच्छा, आप आई थिंक मेरे पास सेव्ड नहीं होगे। फॉल 2020 description should be software engineering SE2B, right, this one. आपका टाइम टेबल ही अपलोड नहीं हुआ है CMS के ऊपर अब तक। SE2B ठीक है, चलें। अटेंडेंस का काइंडली फिर मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेज दें काइंडली, जो CR हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। सेक्शन 2B है ना ये वाला, सेक्शन 8, ठीक है। हाँ यस, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होंगे शाहज़ैब। देयर इज़ अ हायर चांस कि एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होंगे। आई थिंक ये सोचना बेवकूफ़ी है कि एग्ज़ाम्स अब जो हैं वो ऑन कैंपस हो सकते हैं, इन माय ओपिनियन, क्योंकि अब सब चीज़ें चूँकि ऑनलाइन हो गई हैं तो फिर एग्ज़ाम भी इस सेमेस्टर के एटलीस्ट वी विल ट्राई कि ऑनलाइन ही हो। इट वुड बी आई थिंक रिस्की टू जस्ट जो है वो एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो हम कैंपस को ओपन करें। So that's about it. I think you should go revise some things and log into your LMS and whatnot, and then you can start the quiz at 10:15. Kindly email me the screenshot of your attendance. Similarly, I think अब्दुल बासित जो कह रहे थे उनको भी ज़रा से हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मैं LMS आप लोगों के सामने ओपन कर दूँ, बिकॉज इस पे मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया था एंड आई लुक्ड इनटू इट कि जो स्टूडेंट जिस सेक्शन में है CMS के ऊपर उसको मैं उसी सेक्शन के अंदर रखूँ LMS के ऊपर भी। तो आपने बेशक गलती से की हो या जैसे भी की हो, आई डोंट सी कि अब आप चेंज कर सकते हैं अपना सेक्शन CMS के ऊपर या नहीं। क्या आप कर सकते हैं सेक्शन चेंज CMS के ऊपर? स्टूडेंट्स कोई भी एक दो मुझे बता दें। डू यू हैव एनी आइडिया? कैन यू चेंज द सेक्शन ऑन CMS? LMS के ऊपर तो आप नहीं कर सकते। मैंने सब चीज़ें आप लोगों से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोड ले लिया है। जी अब्दुल बासित। सर। जी जी सर ये आपका अभी हमने एलएमएस ऑन किया तो आपका सर कोरस ही शो नहीं हो रहा वहाँ पे। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग A आ रहा होगा आपके पास। ठीक है सर। A आ रहा होगा, देखें, बिकॉज आप इसमें नहीं है। एंड बासित मैंने नाम सर्च किया है अभी, बल्कि यहाँ सर्च कर लेता हूँ मैं आपके सामने। एक पर्टिकुलर केस में ले रहा हूँ क्योंकि इस तरह का केस आई थिंक 2-4 और स्टूडेंट्स का भी है, तो वो भी देख लेंगे क्या होगा इशू। ओके, देयर इज़ नो बासित इन सेक्शन B। आपने A के साथ ही देना है जो है आपका क्विज़। जस्ट फॉर कंफर्मेशन लेट्स सर्च योर नेम हेयर। ठीक है, यू आर हेयर अब्दुल बासित 080।
सो आप ए के साथ ही देंगे. सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर. हाँ, सी एम एस पर नहीं कर सकते ना, ठीक है मोहम्मद अनस, थैंक यू. तो सी एम एस के ऊपर आप इनरोल नहीं कर सकते. आई थिंक यही बात आप प्रेजेंट करके भी कह रहे हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट. सो सी एम एस के ऊपर भी आप चेंज नहीं कर सकते, और जिस सेक्शन में अब आप हैं सी एम एस के ऊपर, आप उसी के ऊपर एल एम एस के ऊपर भी हैं, और उसी के साथ अब आप क्लासेस लेंगे. सब स्टूडेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि इसको ज़रा से देख लें कि आप किस सेक्शन में हैं, किस जो है वो सेक्शन में आप सी एम एस और एल एम एस दोनों के ऊपर हैं, और उसी के साथ फिर जो है वो आप क्लास लेंगे. ईमेल मुझे कर दी है सी आर ने अटेंडेंस की या नहीं, बिकॉज आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ. All right, so thank you very much. I think that's about the end of our class, and best of luck for your quiz.